नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। तारकेश्वर प्रसाद जी, न्यूज बाय स्कूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी नमस्कार जी। नमस्कार तारकेश्वर जी। तारकेश्वर जी, बिहार में चुनावी रणभेरी बजने वाली है, बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में चिराग पासवान, उनका एक बयान चर्चित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के एनडीए गठबंधन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्होंने 243 सीटों की चर्चा करके हमारे एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। और वास्तव में हम जो पांचों राजनीतिक दल हैं, हम सब एक दूसरे के आवंटित सभी सीटों पर सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, इसका कोई अन्य मायने नहीं निकालना चाहिए। लेकिन पिछली बार को लोग याद करके सोचते हैं कि अगर चिराग कोई बात इतना ताल ठोक कर कह रहे हैं तो कहीं पिछली बार की तरह ना हो। नहीं, देखिए, हम सब घटक दल एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हम सब एक दूसरे के विश्वास में हैं। हम सब मिलकर बिहार और देश के विकास के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक गठबंधन में जुटे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की आशंका और किसी प्रकार की धारणा बनाना व्यर्थ है। हम सब एकजुट हैं और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव में हम सब मिलकर लड़ेंगे और जिनके हिस्से जो सीटें मिलेगी हम सब मिलकर जीतने का काम करेंगे। तारकेश्वर जी, आज तेजस्वी यादव, उनका भी एक बयान चर्चा में है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग तिथियां क्या घोषित करेगा, ये बीजेपी के आईटी सेल को पहले पता रहता है, घोषणा बाद में होती है। उन्होंने 2020 के चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर, घोषणाओं को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव अपने जीत को लेकर सशंकित और स्वाभाविक है कि बिहार उनको जिस रूप में देख रहा है उनके लिए तो आने वाला जो चुनाव है उनके लिए वो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक जीवन को और उनके राजनीतिक दल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना है और इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। भारत का निर्वाचन आयोग हर तरह से निष्पक्ष है और भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं पूरे वैश्विक स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा हुई है और हम सब भी अपेक्षा करते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर और शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराएगा। तेजस्वी यादव लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर भी काफी मुखर हैं। नीतीश सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अपराधियों को शह मिल रही है सरकार से। देखिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल का 15 वर्ष बिहार ने देखा है कि किस प्रकार से संगठित अपराध होते थे और कितने अपराधियों का निपटारा और कई ऐसी चीजें हैं जो एक अन्य मार्ग से होता था। यह बिहार की जनता और बिहार के मतदाता बेहतर ढंग से समझते हैं। हाँ, ठीक है, अब कुछ अपराध अगर होते हैं तो हमारी सरकार उसको कड़ी कार्रवाई से निपटती भी है और हमारी सरकार अपराध के मामले में हमेशा सख्त रही है, लेकिन संगठित अपराध को हम सबों ने समाप्त किया है। कहीं न कहीं आपको भी महसूस होता होगा कि पुलिस प्रशासन का उतना, अपराधियों का मनोबल तोड़ने में पुलिस प्रशासन उतना कामयाब नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, ये सब चीजें एक सतत प्रयास से हमेशा निगरानी करना पड़ता है। यह एक बुझिए कि एक प्रक्रिया है और हमारी पुलिस लगातार आधुनिकतम जो हथियार हैं या संसाधन हैं या जो पुलिसिंग का तरीका बदला है उन सारी चीजों को अपना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी बिहार की पुलिस
कठिन से कठिन इस प्रकार के मामले को निपटाने में सफल होगी और अपराध को यथासंभव रोकने का हमारी सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया है वो उसका एक अच्छा परिणाम आएगा। तारकेश्वर जी, एक दिन पहले सीट बंटवारे को लेकर भी खबरें आई थी कि लगभग फॉर्मूला तय हो गया है, जेडीयू बड़ा हिस्सेदार होगा, बीजेपी आप लोग भी उतने ही बड़े होंगे, साथ में चिराग पासवान को लगभग 25 से 28 सीटें। तो क्या इस पर बातचीत हो रही है? क्या कोई फॉर्मूला तय हो गया है क्या? नहीं, देखिए, जो सीटों का बंटवारा है या जो फार्मूला है वो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या अन्य जो हमारे घटक दल हैं उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रांतीय नेतृत्व है उन सारी चीजों को निश्चित तौर पर देखेगा। और अभी तक कोई अधिकृत रूप से इस प्रकार की ना घोषणा हुई है ना इस प्रकार की कोई बात हुई है। देखिए, अभी जो अमित शाह जी की फारबिसगंज में 15 जून को रैली थी तो पीएम मोदी का भी दौरा था, तो ये दोनों चीजें टल गई हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों चीजों को टालने के पीछे भी वजह ये सीटों का फॉर्मूला है क्या? नहीं, देखिए, हमारे सभी श्रेष्ठ नेता हैं और हमारे श्रेष्ठ नेता का कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसलिए इसके बाद फिर माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा और उसका लाभ भी मिलेगा। हमारी सरकार अब तक क्या की है बिहार के लिए, देश के लिए, उन पर चर्चाएं भी होगी। और ये दो जो हमारे बड़े नेता हैं जिन्होंने एक बेहतर नेतृत्व सरकार का भी किया है, भारत का भी किया है, मुझे लगता है कि इनके आने से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भी मिलेगी और हम कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी होते हैं और उनके आगमन से बिहार को एक सौगात भी मिलती है। बिहार के विकास में हर उनका दौरा एक आयाम का काम करता है। तारकेश्वर जी, इस बार जो बिहार में चुनाव होंगे वो जातिगत जनगणना के नतीजों के बाद हो रहे हैं और ये लंबे अरसे बाद जातिगत जनगणना के नतीजे आए हैं। देखिए, आज ही वैश्य समुदाय की तरफ से एक बैठक हुई थी, एक अल्टीमेटम भी दिया गया खासकर आप लोगों को लेकर, एनडीए को लेकर, कि हमें हिस्सेदारी दी जाए। समीर सेठ महासेठ का भी हवाला दिया गया है कि आरजेडी उन्हें काफी वजन देती है लेकिन एनडीए की तरफ से हक नहीं मिल रहा। आप खुद भी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो ये जो जातीय आंकड़े जो इस बार आए हैं उसका कितना असर दिखेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, जो जातीय जनगणना होगी या इसके पूर्व में जातीय गणना हुई है वो विकासात्मक है। विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार ऐसे तमाम धरे को कैसे समाज के अग्रणी पंक्ति में लाएगी उस पर लगातार हमारी सरकार काम करती है और जातीय गणना से जो आंकड़े उभर कर आएंगे, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। तो हम सबों का प्रयास भी रहा है कि जिनकी जितनी आबादी है उसके अनुसार हम उन्हें बेहतर हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम तो पूरे समाज के लिए काम करते हैं। समाज के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं हम सबों को साथ लेकर चलते हैं और सबों के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य और देश के विकास के लिए काम किया है और मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें कोई किसी प्रकार का रुकावट पैदा करेगा। जातिगत जनगणना नीतीश जी ने कराई, भले वो उस वक्त आरजेडी के साथ थे, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसके वजह से अलग अलग जातीय समूह उभर आए हैं और अभी उदाहरण के लिए हम वैश्य समाज की बात कर रहे थे लेकिन अन्य समाज भी इस बार मुखर होकर अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में इस प्रकार का जो समूह है वो अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं और हमारी पार्टी और एनडीए इन सारी चीजों का बेहतर ध्यान रखेगा। इस बार आप लोगों की रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में आने से पहले? अब आप लोग चूंकि अंतिम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने बिहार को बदलने का काम किया है। बिहार एक विकसित बिहार के रूप में जाना जाए, क्योंकि जब तक कि हर राज्य एक विकसित राज्य नहीं होगा
तब तक हम एक विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हम सब विकास के मुद्दे पर देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर किया है, देश आज पूरी ताकत से और सशक्त स्वरूप में आज खड़ा है। हम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र को हमने बेहतर करने का काम किया है। आम लोगों का विश्वास एनडीए के प्रति बना है और उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये कई चीजें हैं जो हमें सत्ता तक पहुंचाने में सहयोग उसका वो हमें मजबूती से सत्ता तक पहुंचाएगा। चलिए तारकेश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, जिनका कहना था कि बिहार में इस बार केंद्र सरकार के किए कामकाज को लेकर और नीतीश सरकार के किए कामकाज को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और सीट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों का बहुत जल्द निर्णय ले लिया जाएगा।